मेरी बिल्ली काली और नखरीली थी। इतनी जल्दी किसी को अपने पास आने नहीं देती। एक दिन मैं कमरे में अकेली कपड़े बदल रही थी कि देवर साइम भागता हुआ मेरे कमरे में आया। अचानक से उसकी नज़र मेरी बिल्ली पर पड़ गई। एकदम से उस हालत में देवर को अपने पास देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं समझी थी शायद साइम ने कुछ नहीं देखा, लेकिन यही तो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। वो 2-4 दिन ही गुजरे थे कि साइम मेरे पास आया और बोला, भाभी मुझे आपकी बिल्ली देखनी है। आपकी काली बिल्ली मुझे बहुत पसंद आई। मैं साइम की फरमाइश सुनकर दंग रह गई थी। मैं तो समझ रही थी बच्चा है, कुछ दिन तक तो भूल ही जाएगा, लेकिन उसने तो बिला झिझक ही मुझसे वो चीज़ मांग ली जिसमें आज तक छुपा कर रखा हुआ था। साइम की अनोखी फरमाइश से परेशान रहने लगी थी। वो इतना ढीठ और ज़िद्दी निकलेगा, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। अब तो मुझे रह रह कर उस पर गुस्सा आ रहा था, मगर मैं ना कुछ कर सकती थी ना उसे कुछ बोल सकती थी। वो ज़िद कर रहा था कि मेरी काली बिल्ली देखनी है, और मैं वो करीब से मैं बौखला गई थी। तो उसने मेरी काली बिल्ली क्यों देख ली थी? ये मेरे लिए बहुत हैरत का मुकाम था, जिसे मैं लाखों पर्दों में छुपा रखती थी। साइम की नज़र कैसे उस पर पड़ गई। साइम किसी अकाब सी नज़र रखता था, जो मेरी इतनी एहतियात के बावजूद भी ना जाने कैसे मेरी काली बिल्ली को देखकर उसका दीवाना हो गया था। अब समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उससे पीछा छुड़वाऊँ। मैं मुसलसल उसे टाल टाल कर और बहाने बना बना कर थक रही थी। अब तो वो मुझे धमकी दे रहा था, अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मेरे मियाँ को मेरी सारी हकीकत बता देगा। मैं सोच में पड़ गई, आखिर इतनी बड़ी बात वो कैसे कह सकता था, और वो खुद इतना बड़ा कब हो गया था। मैं कोशिश करती कि उसके सामने काम आया करूं। मेरी ये एहतियात काफ़ी हद तक कामयाब हो रही थी। अचानक साइम को मुझे घेरने का मौका मिल गया। मेरे मियाँ के ख़ानदान वालों में से किसी की शादी थी, तो इसलिए सब लोग उधर जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन मेरा दिल नहीं किया कि मैं उनके साथ जाऊं। मैंने सोच लिया कि जब वो सब लोग जाएंगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, पर मायका इसी शहर में ही था। मेरा कुछ दिन अपने घर में रहकर सुकून करना चाहती थी। इस तरह मुझे कुछ रोज़ देवर साइम का भी सामना नहीं करना पड़ा था, और अगर कुछ दिन गुजर जाते तो शायद वो अपनी ज़िद भी छोड़ देता और ये बात भूल जाता। मगर ऐन वक़्त पर मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। या मेरी सासू माँ ने कहा कि शायद इन्हें वही कुछ दिन लग जाए, तो बेहतर है कि मेरा देवर साइम घर पे रुकेगा, कि इसकी पढ़ाई का हर्ज हो सकता है, इसके इम्तिहानात करीब हैं। ये बात सुनकर मेरा पारा तो एकदम से हाई हो गया था। मैं अपने चेहरे के तासरात भी छुपा नहीं पाई, जिस पर सासू माँ ने हंस कर कहा, बेटी मूड ख़राब मत करो, जब हम वापस आएंगे तब तुम महके चले जाना और जितने दिन मर्जी रह कर आना। सासू माँ बहुत प्यार से बोली। मैं शर्मिंदा हो गई। मेरे सारे घर वाले बहुत अच्छे थे, मगर मेरा देवर साइम तो मेरी जान का अज़ाब बन गया था। साइम के घर रुकने की वजह से मुझे भी उसके लिए घर में ही रहना पड़ गया, और हम दोनों का अकेला होना ही मेरे लिए मुसीबत पैदा कर गया था। घर वालों के जाते ही साइम पहली फुर्सत में मेरे सर पर सवार हो गया था कि मैं आज हर हाल में निकाली बिल्ली दिखाऊं, क्योंकि आज मौका भी अच्छा है, घर पर कोई भी नहीं है। उसकी बात मैं परेशान हो गई थी। वो बज़ाहिर छोटा था, मगर उसकी कद काठ और जिसामत बहुत अच्छी थी। जिन्हें हम बच्चा समझते हैं, जाने वो कब इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। अगर वो मुझसे किसी ज़बरदस्ती पर उतर आता तो मैं उसे बिल्कुल रोक नहीं सकती थी। मैंने उसे बहाने से टालने की कोशिश की और कदरे सख्ती से डांट कर कहा कि मैं उसकी रोज़ बरोज़ बढ़ती ज़िद को तंग हो जाऊंगी और सख्ती करने पर मजबूर हो जाऊंगी, इसलिए बेहतर है कि वो मुझे तंग ना करे। मुझे लगता था मेरा धमकाने
उस पर कोई असर होगा और वो मेरे रोब में आ जाएगा। मगर मैं गलत थी। वो अब मेरी कमज़ोरी जान गया था। अभी साइम वक्ती तौर पर तो खामोशी से पढ़ने के लिए अपनी अकेडमी चला गया, मगर अपनी ज़िद नहीं भूला। उसके जाने के बाद मैं इत्मीनान से घर का काम कर रही थी, क्योंकि साइम तकरीबन शीशम के 8 बजे तक वापस लौटता था और मैं चाहती थी कि उसके आने से पहले ही फारग होकर कमरे में बंद हो जाऊं। मैं मामूल के मुताबिक काम करके भी फारग हुई थी कि साइम घर वापस आ गया। मैं उसे देखकर हैरान रह गई कि आज जल्दी घर आया था। मैंने हैरत से उसे देखते हुए सवाल किया कि वो आज जल्दी क्यों आ गया, हालांकि उसकी पढ़ाई की खातिर उसे सब घर वाले छोड़कर गए थे। मेरे पूछने पर वो बोला कि आज उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, इसलिए जल्दी छुट्टी लेकर आ गया। मैं उसके जवाब पर खामोश हो गई, क्योंकि मैं जानती थी उसका दिल क्यों नहीं लग रहा। उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसका दिमाग मेरी काली बिल्ली पर जो अटका हुआ था। दिल कर रहा था सब छोड़ छाड़ कर अपने वालिदैन के पास चली जाऊं। उस रोज़ की मुसीबत से तो मेरी जान छूटेगी। मगर मायके जाते भी लोग क्या कहते। अभी शादी को 6 माह भी नहीं हुए और लड़की मायके में आकर बैठ गई। मैं खामोशी से रात का खाना बनाकर साइम के सामने रखा और कमरे में जाकर सोने का सोचा, मगर साइम ने खाना एक तरफ किया और बोला कि भाभी खाना पीना बाद में होगा, पहले आप मुझे काली बिल्ली देखनी है। अगर आपने अब खुद ना दिखाई तो मैं आपके साथ सोने के बाद चुप कर खुद ही देख लूँगा। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई थी। वो जिद पर उतर आया था। वो जानता था कि मैं अकेली हूँ तो वो मुझे धमका भी सकता है और कुछ भी कर सकता है। मेरे होश उठ गए। मैं उसकी धमकी पर वाकई हवास बाख्ता हो गई थी। बड़ी मुश्किल से अपने लहजे को मजबूत करते हुए मैंने जवाब दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी भाभी को यूं धमकाते हुए। अगर तुमने मेरे साथ मज़ीद ऐसी वैसी बात की या मुझे अकेला समझकर धमकाने की कोशिश की तो इस बार मैं तुम्हारे भाई के वापस आने पर उनकी सारी बात बता दूंगी। मेरी बात पर वो डटाई और सुकून से बैठा मुस्कुराने लगा और मुझे बताते हुए बोला कि देख ले भाभी, भाई को मेरी बात बताते हुए आपको भी अपना राज फाश करना पड़ेगा। वो राज जो इस घर में सिर्फ मैं जानता हूँ, और किसी और ने जान लिया तो शायद आपके सारे पोल खुल जाएंगे। तो भाई को हकीकत पता चलेगी, भाई आपके घर ही से निकाल देंगे। तब आप क्या करेंगी? इसके अल्फाज पर मैं साकत सी रह गई। इसके अल्फाज नहीं, कोई पिघला हुआ लोहा लग रहा था जो इसने मेरे कानों में डाल दिया था। हकीकत थी तो बहुत तलख, मगर वो सच कह रहा था। सच आने पर विकास मुझे कैसे छोड़ देते, मगर मैं सोच भी नहीं सकती वो अपने शौक के लिए मुझे यूं बदलिहाजी से धमकाएगा। मुझे आज अकेला पाकर वो किसी शेर की मांद बन गया था। उसने मेरी सारी खिदमत को खाक में मिला दिया था। अब मैं क्या कर सकती थी? उसकी बात मानना मेरी मजबूरी बन चुकी थी। मैंने कहा साइम, एक बात जहन में रखो, मेरी बिल्ली ऐसी है कि उसे देखने के बाद तुम मुझसे प्यार किए बगैर नहीं रह पाओगे, और फिर एक ही बार तुम्हारा ये शौक ख़त्म हो नहीं गा, बल्कि दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। तो बेहतर है कि अपनी ज़िद छोड़ दो। लेकिन उसने तो मेरी किसी बात पर कोई तवज्जो ना दी। मैंने हार मानते हुए उसे देखा और मदम लहजे में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बिल्ली दिखा देती हूँ, मगर वादा करो तुम बार बार देखने का नहीं कहोगे और ये बात भूल जाओगे। जितना देखना है आज ही देख लेना और कभी किसी को ये बात मत बताना। मेरी हार मान लेने पर वो भी अपने पुराने मिजाज में लौट आया और बोला, भाभी कसम खाता हूँ कभी किसी को ये बात नहीं बताऊँगा। आपका राज ही रहेगा, मगर दोबारा ना दिखाने का मत कहीं। मैंने जब से आपकी काली बिल्ली देखी है मैं दीवाना हो गया हूँ। इसका वादा करें आप इसी तरह जब भी मुझे मौका हुआ, जब हम दोनों अकेले होंगे, मुझे बिल्ली देखने देंगी। उसकी बात सुनकर
मैं उसे घर की पिछली तरफ बने पुराने स्टोर की तरफ लेकर चली गई। हालांकि मैं जानती थी इस वक्त घर में कोई नहीं है और हम दोनों अकेले हैं, मगर फिर भी मैं डरी हुई थी। ये मेरी शादीशुदा ज़िंदगी का सवाल था। अगर कोई ये बात जान लेता तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाती। साइम बहुत खुशी से चलता हुआ मेरे साथ स्टोर में पहुंचा और मेरे कहने से पहले ही उसने स्टोर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने डरते हुए लाइट जलाकर उसे कहा कि जल्दी से बिल्ली को देख ले और फिर यहाँ से चले जाए। मुझे उस पर अब भी इतबार नहीं था। मेरा दिल डरा हुआ था कि वो कभी भी धोखा दे सकता है। मेरे देखते ही देखते वो अचानक अपना मोबाइल निकालने लगा। उसकी इस हरकत का मतलब समझते हुए मैंने उसे बाजार रखने को और रुकने की बहुत कोशिश की, मगर बदले में उसने जो हरकत की वो मेरी रूह को फना कर गई। उस रोज़ साइम की ज़बरदस्ती पर मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मेरे असाब पर एक बोझ सा आ गिरा था। मुझे महसूस हो रहा था जैसे ये मेरी शादीशुदा ज़िंदगी का इख्तिताम था। यकीनन साइम आज के बाद रोज़ मुझे धमकाने वाला था। जब साइम ने अच्छी तरह अपना शौक़ पूरा कर लिया तो बोला, भाभी आपकी बिल्ली तो मेरी सोच से भी ज़्यादा प्यारी है, लेकिन बस ये एक दफ़ा इसका दूध। मेरा नाम नसरीन है। मेरे 2 भाई थे, जबकि मैं उनकी इकलौती बहन थी। मैं सबकी बहुत लाडली थी। मैं सांवले रंग की खूबसूरत लड़की थी। बचपन से लेकर जवानी तक मैंने बहुत बुरे हालात देखे थे, क्योंकि हमारा ख़ानदान लड़की वालों को अच्छा नहीं समझता था। 17 साल की उम्र में मेरे लिए रिश्ते देखे जाने लगे, क्योंकि सबका यही ख्याल था कहीं कोई मुझसे बुरा ही ना कर दे। खैर कुछ अरसे बाद मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई और कुछ दिनों बाद मेरी शादी कदीर से हो गई। मैं तो हमप्रस्त ख़ानदान से तल्लक रखती थी। मेरी शादी हुई तो जहेज़ में मेरे साथ एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे ख़ानदान के मुताबिक मेरी सेहत और शादीशुदा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी थी, और वो चीज़ मेरे ससुराल में सबसे छुपा कर रखनी थी। यहाँ आकर मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी कि ऐसी चीज़ों को मैं कब तक कैसे लोगों की नज़रों से छुपा सकती थी। मैके की बात तो और थी, मगर ससुराल में ऐसा मुमकिन नहीं था। मुझे लगा था शादी के बाद इस अजाब से मेरी जान छूट जाएगी, मगर ये तो मेरे सर से हमेशा के लिए मुसल्लत कर दी गई थी। दिल करता था अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दूँ, मगर मेरे घर वाले जो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे उनके लिए ख़ुद को ऐसा करने से बाज रखती थी, और मैं कभी भी हराम मौत नहीं मरना चाहती थी। मैंने उसे अपने साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया, मगर इस चीज़ को अपने साथ ससुराल में लेकर जाना अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, ना लोगों को सवाल जवाब का मौका देना चाहती थी। और बकौल अम्मा के मुझे शादी के 6 माह तक उसे अपने साथ छुपा कर रखना था, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। मैं कैसे उसे छुपा कर रखती, मगर अम्मा ने कहा अगर मैं उसे अपने साथ नहीं ले गई तो शादी के बाद तलाक लेकर घर वापस आऊँगी। ये बात सुनकर मैं बहुत घबरा गई। ज़ाहिर है मुझे भी डर लगने लग गया, और वैसे भी 6 माह की ही तो बात थी, इसलिए मुझे वो चीज़ अपने साथ लानी पड़ी। वो थी एक काली बिल्ली। ये तो शुक्र है वो बिल्ली गूंगी थी, वरना मेरे लिए ज़्यादा मसाइल खड़ा करती, क्योंकि एक जानवर को तो हम नहीं कह सकते कि खामोश रहो, वो हमारी बात समझ नहीं सकता। मैं उसे अपने साथ एक बड़े से अटैची केस में बंद करके अपने साथ लाई। किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ, क्योंकि देश का बहुत सारा सामान था। किसी को मालूम नहीं हो सका इस बक्से में क्या है। सब बहुत मसरूफ़ थे, किसी की नज़र उस पर नहीं गई, और यही मेरे हक़ में बेहतर था। शुरू में मैंने तो अपने कमरे से मुंसलिक स्टोर में उसे छुपा दिया था, और वहाँ पर ही उसे खाने पीने की चीज़ें दिया करती थी। मगर जैसे ही कुछ दिन और गुज़रे, मैंने सारा घर का जायज़ा लिया और घर के पिछले हिस्से में बने स्टोर रूम में उसे छुपा दिया।
کیونکہ مجھے ڈر تھا کمرے کے ساتھ منسلک سٹور میں میرے میاں کی نظر اس پر پڑ سکتی تھی اور اسے اچانک ایسے سٹور میں دیکھ کر میرا میاں کہیں خوف زیادہ نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کوئی بھی شخص گھر کے یا کمرے کے اندر کسی جانور کو دیکھے گا تو خوف زیادہ ہونا تو بنتا ہے۔ جب تک یہ 6 ماہ نہیں گزرتے یہ بلی میرے سر پر عذاب کی طرح مسلط تھی۔ میں نے اسے لاکھ پرتوں میں چھپا کر رکھا، مگر نہ جانے کیسے میری لاکھ احتیاط کے بعد بھی میرا دیور سائم میرے راز تک پہنچ گیا۔ تب سے میں مزید پریشانی کا شکار ہو گئی تھی۔ سائم، جسے میں صرف ایک بچہ سمجھتی تھی، وہ اچانک ہی میرے ساتھ عجیب رویہ رکھنے لگا تھا۔ وہ یکدم گھر والوں کے قدروں میں مجھے کام کرتا ہوا پا کر میرے سر پر سوار ہو جاتا اور ایک ہی فرمائش کرتا کہ اسے میری کالی بلی دیکھنی ہے۔ میں پہلے تو اسے بچہ سمجھ کر ہنس دیتی، مگر اس کی فرمائش تو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کوئی اس کی بات نہ سن لے، وہ بھی اس کی بات کا خیال رکھتا تھا۔ مجھے اکیلے ہی کالی بلی کو دیکھنے کا کہتا، میں اس کی فرمائش بخلا جاتی کہ آخر میں نے اس کی بلی کیسے دیکھ لی۔ میرے پوچھنے پر وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ کچھ دن پہلے جب آپ چھپ کر سٹور میں گئی تھی، میں بھی آپ کے پیچھے گیا تھا اور اسی دن میں نے سٹور میں آپ کی کالی بلی دیکھ لی تھی۔ اس کی بات پر میں بہت بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ میری بد احتیاطی نے مجھے پھنسا دیا تھا۔ میں سائن کو چپ کروانے کی خاطر اس کی منتیں کرنے لگی اور چپ رکھنے کے لیے اس کے لیے فرمائشی کھانے بنانے لگی۔ میں سارا دن کاموں کے ساتھ اب سائن کے کام بھی بھاگ بھاگ کر کرتی، صرف اس لیے تاکہ وہ اپنی زبان بند رکھے اور وہ مجھ سے وہ فرمائش نہ کرے جو وہ چاہتا تھا۔ وہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ اگر کسی کو اندازہ ہو بھی جاتا تو میرا گھر ٹوٹ جاتا۔ میں سائن کی ملازمہ بن کر رہ گئی تھی۔ وہ ہر دوسرے روز وہی فرمائش لے کر آ جاتا۔ میں جب بھی اسٹور روم میں جاتی وہ میرے پیچھے پیچھے آ جاتا۔ میں اسے بچنے کی کوشش کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ یہ معاملہ ایسا تھا کہ اپنے میاں کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر ان کو اندازہ ہو جاتا میں نے ان کی غیر موجودگی میں ایک بلی سائن کو دکھائی ہے تو شاید وہ مجھے طلاق دے دیتے۔